ले भाई पढ़ना स्टार्ट करें। पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे और कल हमने बातचीत की थी संविधान का संशोधन। ये टॉपिक शायद लास्ट पढ़ा था, फिर मैंने कहा था कि मैं कल एक्सप्लेन करूंगी। आज पहले उसके बारे में जान लो, फिर आगे पढ़ेंगे। अब सब लोग बोर्ड पे देखो, एक किताब है जिसको हम लगातार जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसे कहते हैं भारत का संविधान। इसी को आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये नाम कहीं लिखा गया है? इस किताब के ही अंदर लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 393 में इसका नेम गिवन है। 394 और 395 में लिखा हुआ है, 395 में कि अब के बाद ये किताब चलेगी, और 394 में लिखा है कि अब तक जो चल रहा था वो कौन सा अधिनियम? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब आगे से वो काम नहीं आएगा, ये सब लिखा हुआ है। इस किताब के बारे में कल हम लोगों ने बातचीत की थी, तो हम लोगों को पता है कि 395 इसमें क्या है और इसमें कितने भाग हैं? 22 इसके पार्ट्स हैं और 8 + 4 ये क्या थी इसकी? शेड्यूल्स, जिसे आप कहते हैं अनुसूचियाँ। ठीक है, अब आज ध्यान से इनके बारे में सुन लो, क्योंकि कल के पॉइंट पर ये बात मैंने कहा था मैं समझा दूंगी, तब आगे बढ़ेंगे। तो इसके ऊपर पहले इनको भी छोड़ देते हैं, हम इसकी बात करेंगे। 8 + 4, जब भी प्लस आए तो तुम समझ गए कि कोई ना कोई नया चेंज किया गया होगा। ये 8 अनुसूचियाँ थी, जिनमें 4 बाद में आई, तो मिलके कितनी हो गई है? 12। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इनको पूरी डिटेल से समझना। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची आई थी 1951 में, ये 1985 में, 1992 में, ये भी 1992 में, लेकिन ये लागू हुई थी 1993 में। इसलिए किसी किताब में 1993 लिखा मिलेगा, किसी में 92। अब सब बोर्ड पे देखो, अब जो ये किताबों में देख रहे हैं ना, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना। फिर इस टाइम पर, 9वीं अनुसूची के टाइम पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लिखा था, वो लिखा था भूमि का सरकार कैसे अधिग्रहण करेगी। एक्वायरमेंट ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार किसी भी गांव के जमीन पर किस कंडीशन में कब्जा कर सकती है, या उसको खरीद सकती है या ले सकती है। ये सारी बातें, यानी जमीन से जुड़ी बातें किस अनुसूची में जोड़ी गई? 9वीं। और कितनी अजीब बात है कि आप आज़ाद हुए, आपने किताब लिखी, और किताब लिखते ही अगले साल ही आपको उसको बदलना पड़ गया। किताब लिख के तैयार कब की थी आपने? 1949, और लागू कब की थी? 1950 में। इस किताब में पहले साल में ही आपको लगा कि कुछ ना कुछ कमी है, और आपने एक अधिनियम जोड़ दिया। कौन से वाला? भूमि अधिग्रहण, कि मतलब कैसे लैंड को एक्वायर करें। 1985, काफ़ी लंबे समय बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये तुम्हारे और मुझसे नहीं, ये इन नेताओं से जुड़ी अनुसूची थी, और इन्होंने दल बदल पर रोक लगाने की बात कही। दल बदलने हम तो नहीं जाते ना, दल बदलू ये खुद थे, और अपनी ही चीज़ों पर रोक लगाने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अनुसूची बनाई? 10वीं। आज तक भी दल बदल चल रहा है, तुम हर साल देखते हो, जहाँ इलेक्शन वहाँ दल बदलेगा। फिर ये दल बदल पर रोक कैसी लगी थी? ये रोक लगी थी कि अगर कोई पार्टी से जीत गया, जीतने के बाद वो पार्टी नहीं बदलेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी सीट पर, मान लीजिए बीजेपी का कैंडिडेट बनके इलेक्शन में खड़ा होता है और जीत जाता है, जीत के बाद ये दल नहीं बदल सकता। जीत से पहले कोई रातों रात दल बदलो, इस पर कोई बैन नहीं है। लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछते हैं कि दल बदल पर रोक लगाने के लिए कौन सी अनुसूची बनाई गई थी? कौन से सन में आई थी? 1985 में। और ये जो 11वीं देख रहे हो, इसमें पंचायती राज की बात की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में गिना जाता है। आपका लोकल जो गवर्नेंस है, जिसे आप कहते हैं पंचायती राज, कौन सी अनुसूची है इसकी? 11वीं। कौन से ईयर में आई थी? 1992 के दिसंबर में, पर इसको लागू होते होते अप्रैल आ गया था। इसीलिए बहुत लोग 93 की बात करते हैं, क्योंकि एक चीज़ बनने में और लागू होने में टाइम लग जाता है। इसके बाद अगला 12वीं अनुसूची, पंचायती राज को शहरी नगर निगम के हिसाब से, जैसे गाँवों में नगर ये होते हैं पंचायत, ऐसे शहर में क्या होता है? नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। तो ये शहरी स्वशासन कह लो, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये टाउन में या सिटी में या शहर में, ये गांव में, ये सब धीरे धीरे करके आई हैं। और जब ये वाली आई थी ना, तो आपने इस किताब को पहली बार बदला था, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट था। कौन सा अमेंडमेंट था? ये था आपका 52वां अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट। ये 73rd अमेंडमेंट, और ये 74th मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट, जो बहुत बार आता है। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से 1992 के दिसंबर में, जो लागू हुआ अगले साल जाके 1993 के अप्रैल में। और इसीलिए आप अप्रैल में ही क्या दिवस मनाते हो? पंचायती राज दिवस। इसी लॉजिक के कारण ये चारों याद रखना। पहली में भूमि, उसके बाद अगले वाली में दल बदल, फिर पंचायत, और फिर शहरी स्वशासन। ये 1951, 1985, 1992 और 93 में जाके लागू, सेम कंडीशन इसके साथ। क्लियर सबको? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से था। आपके देश में जो संविधान है, क्या इस संविधान की बुक को बदलना आसान है, मुश्किल है, या नामुमकिन है? हाँ, बहुत आसान नहीं है। आपका संविधान 2 तरीके से आपने कॉपी किया है या सीखा है। पहला, आपने रोल मॉडल माना है जिसने आप पे राज किया। कौन था ये? ब्रिटेन।
और दूसरा जिसने दुनिया का पहला संविधान लिखा था, अमेरिका। ब्रिटेन का संविधान आज भी कैसा है? लिखे। तो आपने बहुत कुछ सीखा। ब्रिटेन के संविधान से आपने देखा कि संविधान में नरमी होनी चाहिए, संविधान बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन अमेरिका से आपने सीखा कि नहीं, हर चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं चलेगी, कई चीज़ें कैसी चलेंगी? कठोर। तो इसलिए आपने मिक्सचर बना लिया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नरम भी है और कठोर भी, इसलिए आप लिखते हैं नम्य और अनम्य का मिश्रण है। नम्य मतलब नरम और अनम्य जो नरम ना हो, इसका मिश्रण। क्योंकि ब्रिटेन से आपने क्या सीखा भाई, किस तरह मोल्ड करना है आसानी से, और अमेरिका ने क्या सिखाया? कठोर। आपका बीच का संविधान ना बहुत आसानी से चेंज होगा और ना बहुत मुश्किल से चेंज होगा, तो आपने दोनों का बीच का रास्ता अपना लिया। आपके संविधान को बदलने के लिए क्या तरीका है? पहला तरीका, आप इसको विशेष बहुमत से बदल सकते हैं। इस बुक को विशेष बहुमत क्या होता है? इसका मतलब है लोकसभा प्लस राज्यसभा का 2/3 प्लस 2/3, टोटल 543 का 2/3 निकाल लो और 245 का 2/3। अगर ये दोनों पास कर देते हैं तो हम कहते हैं ये बिल पास हो गया और अब संविधान को बदला जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातों के लिए इससे काम नहीं चलता, वहाँ ये विशेष तो चाहिए ही चाहिए, विशेष बहुमत पूरा प्रोसेस। इसके साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की भी परमिशन चाहिए। जैसे जब जीएसटी आया था ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो अकेले देश से इसकी परमिशन नहीं मिली थी। देश की लोकसभा, राज्यसभा और आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं ने कहा था कि हम ठीक है इस जीएसटी को हामी देते हैं, तब जाके आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो पाया था। ये बहुत बड़ी बात है। विशेष छोटी चीज़ है, लेकिन विशेष प्लस आधे राज्यों से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाएं भी सेम बात कहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका संविधान बदलना कोई हंसी खेल नहीं है। लेकिन अगर आज देखें, आज बीजेपी पावर में है और बीजेपी की लोकसभा में भी चलती है 2/3 में, राज्यसभा में भी, और आधे से ज्यादा राज्यों में विधानसभाएं भी उन्हीं की हैं। यानी आज संविधान को किसी भी तरीके से बदलना कौन बच्चों का खेल समझ सकता है? बीजेपी, क्योंकि इसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। ये हमेशा नहीं होता हर किसी के साथ। ऐसी सेम पोजीशन पहले किसकी थी? जब ये 80s, 70s, 60s का दौर था ना, उस टाइम पर कांग्रेस के सामने कोई पार्टी टिक नहीं सकती थी और जैसा कांग्रेस चाहती थी वैसा करती थी। तुमने इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा, देश में इमरजेंसी के टाइम 1976 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 42nd अमेंडमेंट। और कुछ लोगों ने कहा था ये अपना खुद का क्या लिख के बैठ गई? संविधान। इतना चेंज कैसे कर पाई? क्योंकि कहाँ कहाँ इनकी सरकार थी? लोकसभा में, इनके आदमी राज्यसभा, और उस टाइम पर आधे से ज्यादा राज्यों में इनकी थी विधानसभाएं। जैसे आज आप देखो, यूपी देखो, हरियाणा देखो, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे स्टेट में कौन सी सरकारें बैठी है? तो बीजेपी को आधे राज्य अपने फेवर में करना आसान है या मुश्किल है? बहुत है, चुटकियों का काम है। लेकिन हमेशा ऐसा राज नहीं चलेगा। हमारी सरकारें हमेशा अपने ऊपर दोष ना लेके कहती हैं जी हम क्या करें, देश में यूनिटी नहीं है। आज बीजेपी जो चाहे ना तुम्हारे देश में वो कर सकती है, इसकी इतनी स्ट्रांग पोजीशन है। अब अगर ये चाहे तो जो ये है ना कि पुरानी पेंशन बहाल करवा दे या रोजगार के अवसर निकलवाए ना निकलवाए, सब इसके अकॉर्डिंग चल सकता है। ये बात कह ही नहीं सकती कि मेरे हाथ में, ये बात है ही नहीं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आधे से ज्यादा सीएम, इनफैक्ट 2/3 राज्यों में इन्हीं की सरकार चल रही है आज की डेट में। कांग्रेस तो आप लगा लो देश से खत्म बराबर है, बस 2 ही राज्यों में तो रह गई। 30 राज्यों में विधानसभा बनती है तुम्हारी। 30 का मतलब है 28 तो स्टेट और 2 दिल्ली और पौंडीचेरी, ये 30 राज्यों में सीएम। आज की डेट में 2022 में भारत में कितने सीएम बैठे हैं? 30। इनमें से मान के चलो कि 25 ऐसे हैं जो फेवर करते हैं किसका? या तो वो खुलेआम उनके साथ है कि बीजेपी के ही हैं, या गठबंधन की सरकारों में साथ है। लोकल पार्टी गठबंधन करके भी तो आगे आती हैं। ये बीजेपी का राज है पूरी तरह से भारत पर। और अगर इसकी टक्कर की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस को देखो तो महज कितने सीएम कांग्रेस के रह गए? ये 2 भी कब हट जाएंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि आने वाले समय में इन 2 का भी पत्ता साफ नजर आएगा। अब इनके देखते देखते पंजाब गया ना इनके हाथ से, तो ये 2 राज्य भी निकल जाएंगे। आज बीजेपी जो चाहे, जैसा चाहे देश में परिवर्तन कर सकती है, करना ना चाहे वो उनकी बात है। 8 सालों से बीजेपी की इसी स्ट्रांग पोजीशन पे रहते रहते अब इनके तीसरे चुनाव की तैयारी आ गई, क्योंकि अब देश में अगला चुनाव कब आने वाला है? 2024। 2022 का जून चल पड़ा, तो तुम लगा लो अब अगले साल के अंदर अंदर जब जून आएगा ना 23 का, तो ये पुरजोर कोशिश पे होंगे। किसकी तैयारी कर रहे होंगे? तो अब ये क्वेश्चन पूछने वाला कोई इनसे हो कि 8 सालों से आपकी सरकार थी, जो संविधान में कमियां थी, जो प्रशासन में कमियां थी, जो पहले सरकारें कहती थी जी हम कैसे करें, हमारे साथ सरकार नहीं है, हमारे साथ गठबंधन नहीं है, अब आपकी सरकार है कितने लंबे टाइम से। और अगर सच में देश बदलना हो तो एक पीढ़ी बदल जाती है 10 साल में, पूरी पीढ़ी। क्योंकि 10 साल में जो बच्चा पहली क्लास में था ना, वो 10वीं कर जाएगा जब ये हटेंगे, और 10वीं करते करते तो दिमाग का बहुत डेवलपमेंट हो जाता है। अगर काम सिर्फ पहली क्लास पे भी कर दिया होता, पहली क्लास से, तो आज क्या देश अगली पीढ़ी बदलने की
तैयारी पे नहीं आ गई होती, लेकिन इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही कांग्रेस करती, कांग्रेस भी ऐसी। इस बात को तुम्हें समझना है, ये एक थाली के चट्टे बट्टे, ये आएंगे ऐसे ही बकवास करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कभी हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे, कभी माइनॉरिटी का कार्ड। ये कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आप हो, किसी को मतलब नहीं किसी चीज से। 10 साल किसी व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत होते हैं, और हमने पिछले कितने सालों पहले कांग्रेस को देखा, और अब 8 और अब 2 साल अब बीते, तुम्हारे देखते देखते इलेक्शन आ जाएगा, और फिर तुम कहोगे 10 साल से एक सरकार बैठी थी, इसने कुछ नहीं किया। पिछले सारे इलेक्शन जीतने का बड़ा कारण था कि इस दौर में इन्होंने जी भर के किसकी बुराई की थी? पिछले से पिछले इलेक्शन याद करो, 2014, सारे जितने शब्द बोले गए वो बुराई के बोले गए, और लोगों को लगा कि हाँ कांग्रेस में कमी है। तो कांग्रेस में कमी है तो ऑप्शन भाई बीजेपी ले आओ, ले आए बीजेपी। अब जब 2024 के इलेक्शन हो तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से किसकी कमियां गिना दी जाएं? कांग्रेस। अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार महान निकम्मियों महाघटिया कहलाएगी, कम से कम पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में, क्योंकि 10 साल बाद भी आप अपनी बड़ाई करने के काम ना गिना के और किसी पुराने की बुराई कर रहे हो, तो इसका मतलब आप भी उन्हीं की कैटेगरी के हो। इन 8-10 सालों में आपको जब अगली सरकार आए ना, इसको अपने काम बताने चाहिए कि हमने शिक्षा में, मेडिकल में, ट्रांसपोर्टेशन में ये सब कर दिया, तब तो माने कि सरकार काबिल है। अगर ये सब ना करके पुराने हिंदुत्व की बातें, धर्म की बातें, इस्लाम की बातें करें, तो इसका मतलब सरकार बहुत गड़बड़ी पर है। और आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपका संविधान बदलना हंसी खेल नहीं है, और संविधान को बदलने के लिए इस तरह की चीजें कभी कभी हो पाती हैं। आज बीजेपी इस कंडीशन में है, वो मिनट में चाहे विशेष बहुमत ले ले और मिनट में चाहे आधी से ज्यादा राज्यों की विधानसभाएं, किसका फेवर करेंगी? कुछ भी कर सकती है बीजेपी, इस टाइम इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे है। चलो थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हम पहुंचे थे कल, पेज नंबर शायद 24 पढ़ रहे थे, देखना 24 पर मैंने ये टॉपिक आधा करवा दिया था और कहा था कल समझाऊंगी। पेज 24 पर संविधान की प्रमुख विशेषताओं में आओ, अब ये पॉइंट तुम्हें क्लियर होगा। जहां नंबर 1 लिखा है इसके नीचे देखो, भारत के मूल संविधान में क्या थी? एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। इससे अगला पॉइंट अब समझ में आएगा। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन किस सन में किया गया? 1951। अब ये सबको पता है, अंडरलाइन कर लो। 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक करो 85, 58 लिखा है टाइपिस्ट ने, इसको 85 कर लो, 1985। आगे पढ़ो, 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992, और कब जाके लागू हुआ? अप्रैल 93। 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 1992/93 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। तो ये क्या क्या बताती है हमें? ये कैसी आवाज हो रही है? क्या हुआ? नहीं नहीं, ये अजीब सी जैसे सायरन टाइप की आवाज। कूलर में रोज तो नहीं आती ऐसी आवाज? रोज आती है? तुम लोगों को नहीं लग रही आज ये अजीब सी आवाज है? ये जो सायरन सा बज रहा है रोज बजता रहता है? मैंने तो आज ही नोटिस किया, रोज बजता है ऐसा सायरन सा, आज ही हो रहा है शायद। बंद डेली आती है आवाज? मेरे नोटिस में तो आज इतनी देर से आज ही आ रही है, कैसे? चलो कोई नहीं, फिर इसको संजय को दिखाना कि इतनी आवाज कैसे, क्योंकि तो रोज बढ़ती जा रही है इसका मतलब। चलो अगला पॉइंट देखो। तो ये चारों अनुसूचियां क्लियर हो गई सबको? बताओ जरा कौन सा अमेंडमेंट था 9वीं अनुसूची का? पहला। 10वीं का? 52वां। 11वीं का? 73। 12वीं का? 1951, 1985, 92 और 93 में, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, वर्तमान में अंतिम अनुच्छेद क्या था? 395 और 22, पर गणना की दृष्टि से इनके आर्टिकल बढ़ के मैंने 470 करवा दिया होगा शायद। 470 नहीं लिखवाया? ये पॉइंट अंडरलाइन भी नहीं हुए थे या करवा दिए थे? ठीक है, ये टिक कर लो, 470 प्लस लिख लो, बढ़ते जा रहे हैं ये। और 25 भाग, लेकिन लास्ट आज भी 22 ही है, क्योंकि हम पता है क्या करते हैं, देखो बोर्ड पर कितने आर्टिकल थे शुरू में? लास्ट 395, हमने 396 आज तक नहीं लिखा, और कितने अमेंडमेंट कर डाले? 105। कुछ ना कुछ तो ऐड किया, तो कहाँ ऐड किया हमने? इन 395 में जितने थे ना, जहां जरूरत पड़ी, जैसे मान लो 19 था तो 19A B C D ऐसे लिख दिया, 21 था, 22 था, बीच में 21A कर दिया, 51, 52 था, 51A कर दिया। तो हमने ये 105 बार बदल के A B C ऐसे बढ़ा दिए। 300 था और 301 था, इनके बीच में 300A ले आए। ये सब काम के हैं जो लिखे हैं, इसलिए बता रही हूँ। 300A में आप लोगों ने जो संपत्ति का अधिकार था ना आपका, राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले पैदा होते ही मिल जाता था लड़कों को कि बाप की संपत्ति बेटे को मिलनी, अब नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार पीछे चला गया, ये कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है ये आर्टिकल?
पहले ये आर्टिकल 31 में था, कितनी पीछे उठा के पटक दिया 300 ए में। ये 51 ए है ना, 1976 में ऐड किया और इसमें तुम्हारे 10 मौलिक कर्तव्य जो तुम्हें करने चाहिए काम वो ऐड कर दिए। तो बाद में आया तो 51 के बाद 51 ए लिख दिया। ऐसे ही 21 में था जीने का अधिकार, तो उसके बाद लिख दिया शिक्षा का मौलिक अधिकार, RTE, राइट टू एजुकेशन। ये कहा अच्छी लाइफ के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, तो यहाँ 21 ए बना दो। ऐसे करते करते ढेर सारे हमने ऐड कर दिए। तो टोटल मिला के देखें तो आज 470 से ज्यादा आर्टिकल है अगर सबको गिनोगे ABCD वालों को। लेकिन ओरिजिनल नंबर आज भी लास्ट क्या लिखा हुआ है, 395। तुमने 396 आर्टिकल नहीं बनाए, तुमने 395 के बीच में ऐड कर दिए ABC करके। इसी तरह भाग आज भी कितने हैं, 22, लेकिन तुमने भाग भी बीच में 3 छोटे ऐड किए, इसलिए गिनती करें तो 25 और वैसे गिनेंगे लास्ट भाग तो 22 लिखा है। वही पॉइंट है ये। चलो अब आगे देखो। तो वर्तमान में 395 22 हैं, किंतु गणना की दृष्टि से 470 और कितने भाग हो गए, 25। पर अगर डिजिट वाइज देखोगे तो कितने मिलेंगे, 22। नेक्स्ट देखना, ये तो कल बताया भी था। अमेरिका के संविधान में सिर्फ कितने, 7। कितनी बार बदला ये, सिर्फ 27 बार। कितने सालों में, 200-250 साल। कब लिखा गया था, 1789 में। लिख लो इसके ऊपर, जहां लिखा है अमेरिका यहाँ लिखो 1789 में लिखा गया, 1789 में। आगे पढ़ो, केवल 7। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, पहला भी और सबसे छोटा लिखित भी अमेरिका का है। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ दो, पूछेंगे नहीं वो, ये बस नाम पढ़ लो। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। तो किसने कहा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, सर आइवर जेनिंग्स ने। अगली हेडिंग देखो, लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। लोक मतलब क्या होता है, जनता। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत कौन है, ये नेता जो सीधे बने रहते हैं, 5 साल में आके हाथ पैर जोड़ते हैं, हमें वोट दीजिए, हम आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, हम जो है लोक सेवक हैं। ये क्यों लोगों के सामने इतने हाथ पैर जोड़ते हैं, क्योंकि ये जानते हैं लोगों के पास कौन सा राइट है, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट ये किसी मतलब बहुत बड़ी पावर है, ये अच्छे से अच्छे को गिरा सकता है। ये टिक कर लो, लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। सेकेंड लाइन पीछे अंडरलाइन करना, भारतीय जनता द्वारा निर्मित है आपका संविधान, अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान करता है। प्रस्तावना के शब्द टिक कर लो, हम भारत के लोग। ये तुमने खुद लिखे हैं या दुनिया ने लिख रखे हैं, ये दुनिया ने लिखे हैं। 9th क्लास की NCERT किताब में अफ्रीका, अमेरिका सबके कॉन्स्टिट्यूशन की हेडिंग है और ये लाइन लिखी है, वी द पीपल ऑफ अफ्रीका, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। हमने क्या लिख दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं तुमने लिखा, दुनिया ने लिखा है ये, हम भारत के लोग। इसी लाइन में टिक कराया होगा, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, ये सब करा दिया। अगले पेज पर आ जाओ, शायद ये नहीं पढ़ाया था ना, ये पढ़ना था। समाजवादी राज्य, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 शब्दों में कराया था। हाँ, सोशलिस्ट कंट्री है इंडिया। सोशलिस्ट का मतलब क्या, एग्जैक्टली ये कहना ठीक है कि हम समाजवादी हैं, या हमारा संविधान हमें समाजवादी बताता है बस। असलियत में आपकी व्यवस्था कैसी है, मिश्रित। मतलब कौन सी इकोनॉमी है हमारी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब क्या है, एक तरफ प्राइवेट है और एक तरफ पब्लिक। पब्लिक मतलब क्या होता है, सरकारी, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और प्राइवेट क्या होता है, निजी, जैसे प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हर चीज, ट्रांसपोर्ट भी है। ये जो प्राइवेट है इनका सिर्फ एक टारगेट है, क्या, कमाना। और ये गलत भी नहीं है। अगर देखा जाए, तुम्हें कोई कहे तुम दुकान खोल लो, तो तुम में से कौन ऐसा है जो अपने पिताजी के वर्षों की जमा पूंजी से दुकान खोलकर दुनिया को बांटेगा फ्री में, कोई भी नहीं करेगा ना। हर कोई किस काम के लिए काम करता है भाई, आदमी दिन रात खराब करता है, मेहनत करता है। अब तुम यहाँ बैठ के जो पढ़ रहे हो, तो तुम जिंदगी में अर्न करना चाहते हो और तुम सब चाहते हो कि अर्न करें तो हमारी अर्निंग से हमारे परिवार को कोई ना कोई मुनाफा मिले। अब मान लो तुम अपने घर से जाओ, नौकरी मिले तुम्हें और तुम नौकरी करने जाओ, वो कहें भाई तनख्वाह बस 2000 मिलेगी, तो तुम में से कितने लोग नौकरी करेंगे, कोई भी नहीं। इतने का तुम्हारा किराया लग जाएगा आने जाने का। कोई भी इंसान इस धरती पर काम करता है तो वो बदले में चाहता है कि मुझे क्या मिले, प्रॉफिट। इसलिए प्राइवेट वाले लोगों को गलत मत समझो। अंबानी अडानी बिल्कुल गलत नहीं है भाई, वो प्राइवेट आदमी काम करेंगे। गलत तुम्हारी सरकार है, क्योंकि उसको चाहिए वो किसका भला करे, पब्लिक का। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते जा रहे हैं, पब्लिक स्कूल, ये जो सरकारी स्कूल है ये बंद करते जा रहे हैं जो पब्लिक के लिए है, सरकारी अस्पताल। अब आप ये सोचो कि सरकार का काम प्राइवेट वाले करेंगे, तो ये कभी मत भूलना प्राइवेट सबसे पहले किस चीज का ध्यान करेंगे, सरकार का काम होता है लोगों के लिए अच्छी शिक्षा देना, लोगों को अच्छा अस्पताल देना। जो लोग निजीकरण के साथ हैं कि भैया हम तो बहुत खुश हैं, निजीकरण कर दो, तो वो ये सोच के देखें इस निजीकरण के बाद जो लेबर क्लास है, जो लैंडलेस लेबर है गांव में, जो किसी के खेतों में काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, कभी सोच के देखो जब हर चीज निजी हो जाएगी, हर चीज प्राइवेट हो जाएगी, तो ये कहाँ अस्पतालों में जा पाएंगे, इनके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ेंगे। इन बेचारों को तो अकल नहीं विरोध करने की, कोई गरीब मजदूर थोड़ी ना अकल है उसमें क्यों कहे कि निजीकरण गलत है। ये आपकी मेरी पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है
है। हम में से कोई इक्का दुक्का होगा जो सरकारी अस्पताल की लाइन में लगता होगा। तुम सब भगवान की दया से ऐसे परिवारों से हो कि 200-400 रुपए, 1000 रुपए, भगवान ना करे कभी बीमार हो तुम्हारे पेरेंट्स लगा दें। तुम में से ऐसा कोई नहीं है कि जिसको लंबी लाइन में ही खड़े होना है, क्योंकि यहाँ आने का मतलब तुम पढ़े लिखे परिवार से हो, इतने कम से कम हो कि तुम पढ़ लिख गए हो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में आज भी लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो बेचारा रिक्शा चला के अपने छोटे छोटे 3-4 बच्चों को पाल रहा है, कोई बिहार से आके रह रहा है, कोई झारखंड से। इन लोगों के लिए सोच के देखना, निजीकरण हो गया तो क्या इनका जीना संभव रह पाएगा? नहीं ना। ये तो आवाज नहीं उठा सकते, तो पढ़े लिखे नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि इनका विरोध करे गलत चीज का? हमारी। सरकार की नीतियों का विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे जो पढ़ा लिखा क्राउड है ना, अगर वो गलत चीज का विरोध नहीं करेगा, मान लो मैं ही देखूं, भाई मैं कभी सरकारी अस्पताल में नहीं गई, मेरे फादर जो थे वर्किंग अच्छी ठीक ठाक कंडीशन में थे, कभी गए तो हमेशा प्राइवेट में गए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है ना ब्लेस्ड, जिनके माँ बाप सरकारी नौकरियों पे हों या जो अच्छा कमाते हो। कितने लोगों को सुबह उठ के एक लाइन में खड़े होना होता है क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत या उनकी माँ की तबीयत खराब है, उनको ब्लड टेस्ट कराना है, और सरकारी अस्पताल में नंबर लगाना पड़ता है लाइन में एक पर्ची के लिए। पहले ओपीडी की पर्ची बनती है, उस पर्ची के बाद डॉक्टर देखेगा, फिर डॉक्टर कहेगा इनका ये वाला टेस्ट, ये वाला टेस्ट, वहाँ टेस्ट की लंबी लाइन में अगले दिन फिर आना पड़ता है, फिर टेस्ट होगा एक, दोपहर तक देखोगे दूसरे टेस्ट वाले गायब, फिर तीसरे दिन आके फिर टेस्ट कराओगे, 10 दिन लग जाते हैं टेस्ट कराने में। उस आदमी की हालत कैसी हो जाती होगी 10 दिन में, किसी को क्या मतलब। तो जो ये निजीकरण के पक्षधर है ना, इनको ये सोचना चाहिए कि जिसका हम कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया निजीकरण कर दो, लेकिन उन गरीबों की तरफ देखो जिनके पास कोई साधन नहीं है। इसीलिए भारत में कौन सी व्यवस्था ठीक है? जिसमें क्या भी चलता रहेगा और क्या चलेगा? प्राइवेट। ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं जाएं प्राइवेट में, लेकिन उन लोगों के क्यों गले काट रहे हो जो बेचारे इतने गरीब हैं कि जिनकी 2 रोटी पेट में नहीं जाती? वो कहां जाएंगे? बीमार तो वो भी होते हैं। इसीलिए ये गलत है। आपकी सरकार ने कहा उस टाइम पर, इंदिरा गांधी की सरकार ने, कि एक शब्द ले आते हैं नया। कौन सा शब्द? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। सरकार सरकारी अस्पताल बनाए, सरकारी ट्रांसपोर्ट चलाए, सरकार रेल चलाए, रोड बनाए, फ्लाईओवर बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार ये भी ध्यान रखे कि सरकार प्रॉफिट कमाने के अलावा किसकी तरफ भी ध्यान दे? गरीब की तरफ। ये बहुत जरूरी है। और गरीब को अकल नहीं है, ये अमीर को करनी पड़ेगी बात कि गरीबों का क्यों पेट काट रहे हो। कम से कम पढ़े लिखे लोगों को देखो। अगला पॉइंट, समाजवादी राज्य। मूल संविधान में भारत को समाजवादी राज्य घोषित नहीं किया गया। मैंने आपको बताया था, आपके 3 वर्ड इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 वर्ड अंडरलाइन कर लो। मूल संविधान में घोषित नहीं, या इंपॉर्टेंट लिखो, पूछेंगे मूल संविधान में कौन सा शब्द आपकी प्रस्तावना में नहीं था? कौन सा नहीं था? समाजवादी। सोशलिस्ट नहीं थे पहले आप। जो चीज मूल में नहीं थी, क्या वो हटाई जा सकती है या नहीं? खुद संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई इसके मूल में नहीं था ना तो वो हट जाएगा। इसका मतलब ये मान के चलो कि कभी भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा वर्ड खत्म कर देंगे, और एक और वर्ड भी खत्म हो सकता है, धर्मनिरपेक्षता, जिसे आप कहते हैं सेक्युलर, ये भी हट सकता है। क्यों हट सकते हैं दोनों वर्ड्स? क्योंकि ये मूल संविधान में थे ही नहीं। ये तो इंदिरा गांधी की सरकार बाद में लाई थी। टिक करो, ये घोषित नहीं किया गया। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाओ। 42वां संवैधानिक संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। अगली लाइन भी टिक करना, भारत समाजवाद को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनाएगा। ये लिखा हुआ है कि भारत समाजवाद को कंपलसरी नहीं अपनाएगा, अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा। अगर कल को सरकार कहती है कि भारत से समाजवाद हटाओ, तो क्या आप जाके कोर्ट केस कर सकते हो कि जी मूल संविधान बदल रहे हैं? या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मूल संविधान में था ही नहीं, सरकार लाई थी, कहते कि हम तो हटाएंगे वर्ड को। नेक्स्ट देखो, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 3 वर्ड थे आपके संविधान में, अंडरलाइन करना। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, सोवर्न कंट्री। इसका तात्पर्य है हमारा राज्य, राज्य मतलब देश, आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। आप किससे दबते डरते नहीं हैं? 2 बड़ी ताकतें दुनिया में थी, मैंने आपको बताई थी। एक का नाम था यूएसए और एक का नाम था यूएसएसआर। ये पूरी तरह से क्या था? और ये पूरी तरह से, ये कैपिटलिस्ट था और वो सोशलिस्ट। आपने जब आज़ादी का रास्ता देखा 1947, तो आपके सामने ऑप्शन था या तो ये या तो ये। जिसके साथ गया दूसरा क्या बन जाएगा? दुश्मन। तो आपने बड़ी समझदारी से 8-9 साल बाद 1956 में नेहरू, डॉक्टर सुकर्णो, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो, इन 4 लोगों ने मिलकर कहा हम किसी के साथ नहीं हैं, हम एक नया आंदोलन चला रहे हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ना मैं पूंजीपतियों के साथ, ना मैं समाजवादी, मैं बीच का रास्ता अपनी मर्जी से डिसाइड करूंगा। और इसलिए तुम्हारी अर्थव्यवस्था क्या बनाई गई? मिश्रित। आज अमेरिका से भी हमारा व्यापार है। तुम्हारे यहाँ से आम बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका जा रहा है। जो आम तुम खा रहे हो ना, बहुत घटिया क्वालिटी का है। जो सबसे बेस्ट आम है ना, वो तो अमेरिका खाता है इंडिया से। इंडिया को वहां से संपत्ति इकट्ठी करनी है, तो विदेशों में हम बहुत बड़े लेवल पे, अमेरिका में आपके आम की बड़े लेवल पे डिमांड है। आपके यहाँ से बहुत सारी चीजें अमेरिका जाती हैं खाने पीने वाली, तो उनसे हमारा व्यापार है। रशिया से भी आपका व्यापार चल रहा है। आपके बहुत सारे जो सेना के हथियार है ना, ये आप इजराइल, अमेरिका, रशिया, इनसे तो खरीदते हो। तो इन दोनों के साथ आपका व्यापार है, क्योंकि आपने कौन सी अर्थव्यवस्था बना
बना रखी है मिश्रित। और आपने कहा ना मैं पूरी तरह पूंजीवादी ना समाजवादी, लेकिन इंदिरा ने एक वर्ड क्या इंट्रोड्यूस किया? समाजवाद। इसने कहा भाई हम समाज का भला करेंगे, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ चीजें हम सरकार करेगी लोगों के लिए। ये टिक कर लो। तो ये क्या शब्द निकले? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा राज्य, आंतरिक बाहरी मामलों में स्वतंत्र। यहाँ लिख लो पूंजीवादी समाजवादी, इन दोनों से फ्री हैं हम किसी से दबते और डरते नहीं हैं, कम से कम कहने के लिए, चाहे भारत किसी का प्रेशर माने ना माने। नेक्स्ट पढ़ना, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दोगे इसमें? इलेक्शन, तभी आपका तंत्र है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है यहाँ? इलेक्शन। पढ़ के देखो, भारत में राज सत्ता जनता में निहित है, इसको अंडरलाइन कर लो, आपकी सत्ता जनता में। भारत एक पूर्ण गणराज्य है, हम रिपब्लिक कंट्री हैं, क्योंकि भारतीय संघ का अध्यक्ष एक वंशानुगत सम्राट न होकर जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। मैंने आपको एक दिन बताया था, अमेरिका की महारानी, जो महारानी ब्रिटेन है, कब से बैठी है ये? जब तुम्हारे यहाँ कौन था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बाद अब इस महीने में, पता है ना इलेक्शन है तुम्हें, किसके इलेक्शन है? और तुम्हारा नया राष्ट्रपति कब बनने वाला है? ये हट जाएंगे 24 जुलाई 2022। आज तुम बैठे हो जून में, यानी 1.5 महीने के अंदर देश में क्या होने वाले हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन। मुझे तुम्हें हमें पता ही नहीं कौन बनेगा, अभी किसी को नहीं पता कौन बनेगा, लेकिन इतना पता है कि जो आदमी बनेगा वो 100% क्या होगा? बीजेपी का। तुम्हें ये कैसे पता? इलेक्शन में यही लोग तो आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं। लोकसभा में ये हैं 350 प्लस पे, राज्यसभा में ये बैठे हैं, और आधी से ज्यादा विधानसभाओं में, तो 100% आदमी तो इन्हीं का आएगा, और वो होगा आरएसएस से संबंधित, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, क्योंकि इसकी पेरेंट पार्टी यही तो है, यहीं से तो निकली है बीजेपी। बीजेपी के जितने पुराने लीडर है ना, उठा के पढ़ना, सारे आरएसएस के कार्यकर्ता थे। आज जो तुम्हारे राष्ट्रपति है ना, ये क्या नाम है? कोविंद जी को गूगल पे सर्च करना, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, ये सब आरएसएस के आदमी थे। आरएसएस 1925 में अंग्रेजों के टाइम में एक बहुत बड़े आदमी थे, के.बी. हेडगेवार। इनके नाम के तुम्हें कहीं कहीं मार्ग दिखते हैं, हेडगेवार मार्ग ऐसे लिखा होता है, हेडगेवार उनका सरनेम था। तो के.बी. हेडगेवार नाम के आदमी ने अंग्रेजों के टाइम में अपने महाराष्ट्र वाली बेल्ट में एक संस्था बनाई, जिसको नाम दिया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यानी पूरे नेशन के लेवल पे जो खुद से वॉलंटरी सर्विस देना चाहे उनका संघ। आरएसएस ही आगे जाके पॉलिटिक्स में उतर आई, किस नाम से? ये बीजेपी बहुत पुरानी नहीं है, पहले आरएसएस ने जनसंघ बनाया था, जनसंघ, जिसमें कई बड़े लीडर्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाइप के थे, जो कांग्रेस के विरोध में थे, लेकिन इनकी चली नहीं थी। 1980 में जाके इन्होंने अपनी पार्टी को किस रूप में स्थापित कर दिया? बीजेपी। तब बीजेपी एक नई पार्टी लगी लोगों को, सब जानते थे कि नई पार्टी आ गई बीजेपी, लेकिन बीजेपी का सिक्का नहीं चला। बीजेपी को लोगों ने पहली बार जीत के जो देखा ना सामने, वो 1996 में, लेकिन ये भी सिर्फ 13 दिन की सरकार बनी थी। कौन था ये? अटल बिहारी वाजपेयी। इतना समझ में आ गया कि कुछ अच्छे लीडर बीजेपी के पास हैं, जिनमें से एक बड़ा चेहरा अटल जी का था। 1996 में सिर्फ 13 दिन की सरकार, 1998 में फिर अटल बिहारी जी को देश संभालने का मौका मिला, और अब अटल जी ने 2 बड़े काम किए, एक तो परमाणु परीक्षण कर दिया, और एक आपकी बाय चांस आप पाकिस्तान में जीत गए। बाय चांस इन द सेंस उस टाइम पे लड़ाई हो गई, और आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी लोगों के चहीते बन गए, और देखते देखते इनकी सरकार 5 साल के लिए आके बैठ गई। ये इनका सबसे लंबा टेन्योर था बीजेपी का देश में। इससे पहले बीजेपी दिखाई नहीं दी, सिर्फ पहली बार यहाँ 13 दिन के लिए, फिर यहाँ 1.5 साल के लिए, और अब वो 5 साल के लिए टिकी। और जब ये सब चल रहा था ना, तब बीजेपी अकेली इतनी ताकतवर नहीं थी, तब बीजेपी की सरकार बनी थी गठबंधन की सरकार, और बीजेपी को हर टाइम डर लगता था कहीं कांग्रेस किसी पार्टी को अपने पक्ष में कर ले और हमारी सीट चली जाए। गिरते पड़ते इस टाइम पर 5 साल लगातार टिक के काम कर लिया था बीजेपी और इसके गठबंधन ने। इस 4 से 14 के बीच में फिर कांग्रेस आई थी, मनमोहन सिंह, और तुम्हारे देखते देखते 2014 में पूर्ण बहुमत से कौन सी पार्टी आई? बीजेपी। इससे पहले कभी बहुमत में नहीं थी। तो ये तुम्हारा दौर है जब तुमने बीजेपी को इतने बड़े लेवल पे कि सब कुछ इनका है आज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, गवर्नर, जितने जहां मुखिया हैं सब किस पार्टी के हैं? तो बीजेपी का तो अब आया है राज। बीजेपी बनी कब थी? 1980 में। इसकी पेरेंट पार्टी कौन है? तो आरएसएस से जन्म हुआ है बीजेपी का। तो जो लोग आज बीजेपी के धुरंधर लीडर माने जाते हैं ना, इन्होंने पहले किसके लिए काम कर रखा है? आरएसएस। और अब ये जो रामनाथ कोविंद है ना, जो राष्ट्रपति हैं, ये आरएसएस के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता थे, क्योंकि जब ये यंग रहे होंगे तभी आरएसएस चली होगी 1925 में। आज जो आपके राष्ट्रपति है ये 74, 75, 76 साल के होंगे कम से कम। तो सोचो उस टाइम पर जब ये जन्मे होंगे तब आरएसएस अपने पीक पर रही होगी। तो इन्होंने आरएसएस ज्वाइन की कार्यकर्ता के रूप में, और आज देश के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन फिर भी हमें नाम नहीं पता कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। इतना पता है कि कोई ना कोई बनेगा आइडिया से, बीजेपी और आरएसएस से। फिर भी आप कहते हैं कि भारत में क्या नहीं है? जैसे एक पहले पुराने टाइम में क्या चलता था? वंशानुगत। इसका मतलब क्या था?
राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पहले यही तो था। आपके देश में फर्स्ट राष्ट्रपति और अब 14th राष्ट्रपति का लिंक नहीं है, कोई भी एक परिवार के नहीं है। ये पता नहीं कौन किसका बेटा कहां से आया। ये सब क्या नहीं है? पैतृक नहीं है। इसका मतलब आपके यहाँ क्या नहीं चल रहा? राजतंत्र। एक कोई राजपाट की पीढ़ी नहीं है, आपके यहाँ चल रहा है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है जब गणमान्य लोग अपने लेवल पे देश का सबसे बड़ा आदमी बना दें। एक चीज होती है लोकतंत्र, आधों को इनमें डिफरेंस नहीं पता, इनका डिफरेंस सुन लो। लोकतंत्र का मतलब होता है जब जनता एमपी एमएलए बनाए, तो ये कहलाता है लोगों का तंत्र। गणतंत्र होता है जब ये एमपी एमएलए देश का सबसे बड़ा आदमी, जिसको आप कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गणमान्य लोग होते हैं, आम आदमी नहीं, जो इलेक्टेड बढ़िया पोस्ट पर बैठे हैं। तो एमपी एमएलए जब इनका तंत्र, इनका चुना हुआ आदमी क्या बन जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसे कहते हैं गणतंत्र। जब आप बनाएं तो लोकतंत्र, और जब आपके चुने हुए बनाएं तो ये क्या कहलाएगा? गणतंत्र। दोनों क्लियर हो गए? ये डेमोक्रेटिक है और ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक में एक पोस्ट होती है जिस पर कोई आदमी अपने बेटे को नहीं बैठा सकता। इसका इलेक्शन होगा और इसका एक टाइम पीरियड है, कितने साल का? 5 साल। अब वो मरे थोड़ी हैं, अभी तो ठीक ठाक फिट एंड फाइन बैठे हैं, लेकिन हो सकता है रिपीट हो सकता है ना हो। आपके यहाँ महारानी को कंपेयर करें तो महारानी कब से बैठी है? जब तुम्हारे यहाँ कौन था? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद तुम्हारे यहाँ 15वां कोई आदमी या औरत बनने वाला है और वो एज इट इज बैठी हैं, क्योंकि वहां कौन सा तंत्र है? राजतंत्र। जिस दिन वो मरेंगी तो कौन बनेगा? जो उनकी बेटे की बहू है वो बनेगी महारानी। उनके यहाँ राजाओं का तंत्र है और हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, हमें खुद नहीं पता अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। चलो जल्दी से पढ़ो इसको। तो पूर्ण गणराज्य तो हमारा एक वंशानुगत सम्राट न होकर जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। क्या जनता सच में निर्वाचित करती है या इनडायरेक्ट निर्वाचित करते हैं? हम किसे बनाते हैं? एमपी एमएलए। वो किसे बनाते हैं? राष्ट्रपति को। अगला देखो, कठोरता और लचीलापन। किसका कठोर है संविधान? अमेरिका। कब लिखा? 1789 में। और लचीला किसका है बहुत ज्यादा? ब्रिटेन। लिखा ही नहीं अगलों ने, पढ़ो। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से विभाजित। कठोर संविधान, अंडरलाइन कर लो, रिजिड, जो चेंज ना हो सके, वह होता है जिसमें संशोधन की विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर नहीं किया जा सकता। संशोधन के बाद कॉमा लगा लो, जिसमें अमेंडमेंट विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर नहीं, यानी जो ऐसे चलते चलते चेंज ना हो, वो कठोर होता है। आगे पढ़ना, ऐसे संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया, अंडरलाइन करो, स्पेशल तरीके से आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। तो किसका आसान नहीं है बदलना संविधान? अमेरिका। और किसका बहुत आसान है? आपने क्या किया? कुछ हिस्सा अमेरिका जैसा, कुछ ब्रिटेन जैसा, दोनों का मिक्सचर। अंडरलाइन कर लो ये। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला या नरम या नम्य संविधान वो होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। तो बदलना आसान है या मुश्किल? आसान। यहाँ लिख लो अलिखित, इसको बदलना कुछ है ही नहीं, जैसा मन करता है वैसा बदल लेते हैं। क्या पीछे कुछ साल पहले इन्होंने संविधान बदला है अपना? सुन लो इसको। ब्रिटेन ने क्या किया? पहले बहुत सालों से, आज से नहीं, कम से कम 300-400 सालों से, जब हम परतंत्र थे ना, 200 साल तो हम परतंत्र रहे, अब तो आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए। सोचो उस टाइम पर भी यहाँ महारानी थी, यहाँ महाराजा, और उसी खानदान के आज तक हैं। इन्होंने अब चेंज किया था, लगभग 5-7 साल पहले इन्होंने एक नियम बनाया। पहले क्या था कि जो इनके देश में महाराजा है उसी का बेटा क्या बनेगा? अगला महाराजा, और जो उसकी वाइफ होगी इस बेटे की, वही अगली महारानी। अब पता है इन्होंने क्या किया? 5-6 साल पहले इन्होंने कहा हमारे अब भी जो आगे पीढ़ी आएगी, इसमें जो भी इनकी संतान होगी, अगर इनकी बेटी हुई, जो बड़ी संतान होगी, अगर बेटी हुई तो वो जिससे शादी करेगी ना, वो महाराजा बनेगा। यानी अब इनका ब्लड चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, कम से कम 100 साल तो नहीं, क्योंकि जब ये घोषणा हुई उसके बाद जो जिसने घोषणा की उसका भी बेटा था, जो कम से कम 20-30-50 साल जिएगा, फिर उसका भी बेटा हो गया और उसके बेटे का भी बेटा हो गया। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे जो राजकुमार हैं, प्रिंस हैं, जो ब्रिटेन की महारानी के पड़पोते मान लो। तो ये सोचो कि ये संविधान बदल दिया कि अब आने वाली पीढ़ी में, आज से मानो 80-100 साल बाद, जब वो छोटा बच्चा बड़ा होगा और अगर उसकी पहली संतान बेटी हो गई तो फिर इनका ब्लड बदल जाएगा, फिर जिससे वो शादी करेगी ना वो अगला महाराजा। और इमेजिन करो उसकी भी बेटी हो गई तो कोई और। यानी पहली बार अब जब कभी 100 साल बाद ऐसा देखने में आएगा कि इनका वो महारानी महाराजा का जो पुराना वंश चला आ रहा था वो बदल जाएगा, वो हटके कोई और आएगा। पर ये कंडीशन तब होगी जब पहली जो संतान है वो बेटी हो। अब ये चांस की बात है, वो 100 साल बाद हो, वो 200 साल बाद। पहले ऐसा नहीं था, पहले बेटी हो बेटा हो, जो चाहे छोटा हो, संतान नहीं, यहाँ बेटा देखा जाता, जो बेटा होगा वही महाराजा बनेगा। अब चेंज कर दिया। तो इसको बदलना आसान था या मुश्किल था? आसान था। इनके नियम बदलना बहुत आसान है। अगले इस पर आ जाओ। भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, अंडरलाइन कर लो। भारतीय संविधान साधारण और विशेष दोनों प्रक्रियाओं से बदला जा सकता है।
अगला पॉइंट बहुत काम का, संविधान का अनुच्छेद 368, क्या तुम जानते हो ये कहाँ से लिया गया? हाँ, ये हमने लिया है, इसको बोर्ड पे देखो। एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। एक आदमी ने अफ्रीका के लिए बहुत काम किया, फेमस आदमी है, क्या नाम था? नेल्सन मंडेला। इंडिया से क्या ताल्लुक है इस आदमी का? एक बार मैंने आपको भारत रत्न के बारे में बताया था और बताया था इस विदेशी को आपने भारत रत्न दिया, ये सेकंड विदेशी था जिसको आपने इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। कौन सा? भारत रत्न। किस ईयर में दिया था? 1990। आज तक सिर्फ 2 विदेशियों को आपने दिया है, एक था पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले और जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला। ये आदमी जब बहुत यंग था, बिल्कुल काला इनका रंग था, और इन्होंने बहुत सहा। तो जब ये तुमसे थोड़े से बड़े थे ना, 27-28 साल के, इन्होंने विरोध करना शुरू किया कि भाई अफ्रीका में बहुत बुरा हाल है, अपार्थेड रंग भेद की नीति पेपर में आ जाती है। अपार्थेड निम्न में से क्या है? तो अफ्रीका में रंग के जो भेद की नीति थी ना, डिफरेंस जो था, इसकी नीति को नाम दिया गया था अपार्थेड। अब इस नीति से लोग बहुत दुखी थे, और एक प्रॉब्लम क्या थी, जैसे हम थे, हम सब इंडियन, अंग्रेज हमें मानते थे कि हम लोग भाई बेवकूफ़ हैं, अकल नहीं है, इंडियंस में दिमाग नहीं है, तो हम सबको लगता था कि हम एक जैसे हैं, ये हम सबको बेवकूफ़ मानते हैं। लेकिन इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं था, इन लोगों में बहुत अंतर लोगों के बीच में था। कैसे? यहाँ जो लोग जन्मे थे उनमें से कुछ लोगों का रंग था गोरा, कुछ लोगों का रंग था काला। कुछ इंडियंस और बाहर के देशों के लोगों को भी अंग्रेजों के टाइम में यहाँ इनमें पानी के जहाज़ों में बैठा के भर दिया, बहुत काम किया हमारे देश के लोगों ने अफ्रीका में। तभी तो गांधी अफ्रीका गए थे केस लड़ने, फिर वहीं रह गए थे 22 साल। तो आपके यहाँ से जो लोग गए ना, उन लोगों को इन्होंने नाम दिया कलर्ड पीपल। हमारा नाम क्या पड़ गया? कलर्ड। इनके यहाँ गोरे हैं, काले हैं, और हम जैसे लोगों को क्या नाम दिया गया? कलर्ड। तो हम इंडियंस इनके यहाँ कलर्ड हैं, और हम भी लाखों की आबादी में हैं। तो अब इनके यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन मानते थे अपने आप को? गोरे। मुट्ठी भर गोरे इन कालों को पूरी तरह दुखी करते, कलर्ड के साथ भी इल ट्रीटमेंट करते। जगह जगह पार्क्स में, बीचेस पे बोर्ड लगवा दिए कि ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। जैसे हमारे लिए था ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इन्होंने भी ऐसे लिखवा दिया, और इनको इतना हक दे दिया, जबकि ये एक बराबरी देश के हैं। भाई हम तो माने चलो अंग्रेज हमें बेवकूफ़ समझते होंगे, लेकिन ये तो एक ही देश के हैं, ये इतना डिफरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ गोरे लोगों ने अपने ही खुद के काले लोगों के साथ इल ट्रीटमेंट किया, जिसका विरोध किस बड़े आदमी ने किया? नेल्सन मंडेला। बड़े नहीं थे वो, तुमसे 8-10 साल बड़े थे बस उस टाइम पर, 26-27 साल का एक आदमी जिसके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। और वो जब विरोध करने लगा तो उसका विरोध में लोग जुड़ने लग गए, क्योंकि जितने काले थे सबको एक आवाज़ मिल गई कि यार ठीक कह रहा है, क्यों इल ट्रीटमेंट करते हैं? इल ट्रीटमेंट की हद देखो, एक रास्ते पे एक आदमी जा रहा है और वो अपना पूरा दिमाग अपना काम काज के ऊपर कि मुझे जाके क्या करना है क्या नहीं करना, पीछे से गोरा उसी रास्ते पर आया और वो चलते चलते उस आदमी को पीछे से एक छड़ी मारता है, और वो कुछ बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो रास्ते पे पहला हक किसका है? गोरे आदमी का। वो मान लो तांगे पे बैठा हुआ या घोड़े बैठा हुआ जा रहा है और नीचे चल रहा है, अगर वो थोड़ा सा जैसे उसको टाइम लग गया ना हटने में, तो पीछे से एक डंडा लात कुछ भी आ सकता है, और बोलना नहीं है कुछ। अगर मुड़ के तुमने कुछ बोला तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हक ही नहीं है चलने का। ये तो हम अगर देखें तो हमसे तो बहुत बुरा हाल था यहाँ। कौन से देश में? नेल्सन मंडेला ने कहा मैं इसका विरोध करूंगा, सब जुड़ने लग गए इस बात से। कौन लोग? गोरे। भाई ये क्या अपने आप को हीरो बनता है? इनकी सरकार, इनका संविधान इस नेल्सन मंडेला को पकड़वाया और कहा इसके ऊपर बढ़िया वाली धारा लगाओ और कहाँ बंद रखो इसको? जेल में। 2-4 साल में अपने आप पकड़ ठिकाने आ जाएगी। पीछे कोई पैसा नहीं था, कोई बैक नहीं था, कोई पॉलिटिक्स में जानकारी नहीं। तो पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया और ये टॉर्चर बढ़ता ही चला गया। इस आदमी ने अपनी चीज़ों को, जैसे था ना गांधी जी भाई सत्याग्रह, ऐसे इन्होंने भी अपने पार्ट पे अपनी चीज़ों को कहा कि मुझे मार लो पीट लो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ और मैं इस रास्ते से हटूंगा नहीं। धीरे धीरे इनकी बातें कुछ अखबारों ने कवरेज देनी शुरू कर दी, और लड़के और आदमी जो यंग थे वो इनके पीछे पीछे कि भाई ठीक कह रहा है नेल्सन, गलत क्या कह रहा है। और नेल्सन का एक पूरा ग्रुप बन गया, जैसे भगत सिंह का नहीं था HSRA, ऐसे इनका एक ग्रुप बन गया, और वो जगह जगह जाके लोगों में प्रचार प्रसार, भाई गलत हो रहा है नेल्सन, गलत कर रहे हैं इसके साथ। इस आदमी ने अपने जीवन के लगभग 27 साल जेल में काटे। जब ये गया तो ये बिल्कुल यंग नौजवान, एक जिसके की एक छोटे छोटे बच्चों वाली फैमिली थी, और वहां से ये वापस जब आया ना, इसकी बेटी जब इसको मिलने दिया, परिवार से मिलने भी नहीं देते थे, जब इसकी बेटी इससे मिली तो जैसे ये था ना जेल में गेट में ऊपर एक छोटी सी खिड़की होती है, इस तरह के कैदियों को बिल्कुल भारी भरकम जेल में रखते हैं। तो जैसे सामने वो बेटी खड़ी है, बाप है, उनके बीच में एक वो था शटर टाइप का, वो हटाया तो इसको देख के विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब अपनी बेटी को छोड़ के आया तो इतनी सी थी, अब वो सामने इसकी बराबरी पे इसकी हाइट की खड़ी थी। तो इसने कहा कितना समय बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला जेल में रहते रहते। और वहां से फिर इसकी बेटी और इसके बेटे
और इसकी वाइफ, इन्होंने बाहर जाके फिर खूब प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे संगठन बड़ा बनता गया। इनकी एब्सेंस में इनकी पत्नी ने बहुत काम किया और फाइनली जाके एक ऐसा दौर आया जब गोरे लोगों को ये फील होने लगा कि हमारा विरोध चारों तरफ हो गया। इनको छोड़ दिया गया 26-27 साल बाद जाके। जब ये छूट गए यहाँ से तो इनका संगठन और मजबूत हो गया और पूरे देश में जो जो लोग पीड़ित थे और बहुत सारे गोरे भी ये कहने लगे कि नेल्सन ठीक कह रहा है, नेल्सन को हक, इसकी कम्युनिटी को हक मिलना चाहिए। और चारों तरफ एकदम से जैसे कहीं लोगों ने रेलवे की पटरियां उखाड़नी शुरू की, कहीं आग लगा दी और देखते ही देखते ये बात इतनी बढ़ गई कि सरकार को लगा कि अब दमन संभव नहीं है। जैसे सरकार ना दमन करती है छोटे ग्रुप का, जब ग्रुप इतना बड़ा हो जाएगा, अभी आप लोग जिस दिन विरोध प्रदर्शन था उसमें गए, सरकार बहुत बड़े लेवल पे दमन कर ही नहीं सकती थी क्योंकि कितने सारे बच्चे थे। 2-4 होना अगर और ऐसे डीएसपी फंस जाए तो डीएसपी थप्पड़ इतने मारेगा और उसके पीछे वाले भी पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए और उनके माँ बाप को दुखी करेगा, केस बना देगा। जब उनको इतने सारे लोग हैं, तुम ये देखो डीएसपी ने कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि उस दिन वो कहता है एफआईआर करूंगा, ये करूंगा, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं दिखा। इतनी बड़ी भीड़ के सामने गलत चीज टिकती नहीं है। अब यहाँ बड़ी भीड़ किसके साथ खड़ी थी? नेल्सन मंडेला। गोरों को समझ में आ गया अब हमारे हाथ से बात निकल गई और ये भीड़ बढ़ती 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 ऐसा लगा कि पूरा देश एक जुलूस बन गया और हर तरफ विरोध होने लगा, गलत को खत्म करो, संविधान को बदलो। और अब जाके इस देश में पहली बार 1990s की स्टार्टिंग में यहाँ चुनाव कराए गए और चुनाव में कहा गया कि कालों को भी हक है, अपनी पार्टी से कैंडिडेट उठाओ। तो कौन कैंडिडेट बनेगा? नेल्सन मंडेला। और सबसे ज्यादा सीटों के साथ जीत गए नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला जब जीत गए तो काले लोगों की सरकार, पहली बार अफ्रीका में कोई काला आदमी कुर्सी पर बैठा। कभी काले आदमी को हक नहीं था वहां खड़े होने का भी, और आज वहां कुर्सी पर, और गोरे उसके सामने नीचे हैं। तो इन काले लोगों ने कहा कि अब टाइम आया, अब इनसे बढ़िया वाला बदला लेना चाहिए। तो नेल्सन मंडेला की सोच देखो, कितना ग्रेट आदमी था। इसने कहा आज हम बदला लेंगे, 10-20-30 साल बाद इनकी सरकार फिर आएगी, फिर ये हमसे बदला लेंगे, फिर 10-20-30 साल ये हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर हमारी सरकार, फिर हम बदला लेंगे। ये बदले लेने का गेम चलता रहेगा, ये गलत है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। बेशक सरकार हमारी है लेकिन ये भी हमारे ही भाई हैं और हम इनको बिल्कुल दुखी नहीं करेंगे। इस बात से किसको शर्म आई होगी? कितने साल एक्सप्लॉइट किया और काले लोग आज कह रहे हैं कि तुम्हारे भाइयों, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुमने जो किया अनजाने में किया, हमने सब कुछ माफ किया। और उस दिन के बाद इस देश में गोरे और काले का ऐसा भयानक रूप देखने को ही नहीं मिला। इन्होंने पूरा संविधान बदला, सब कुछ नया लिखा और आज हम, पूरी दुनिया कहती है सबसे सुंदर संविधान किस देश का है? हाँ, साउथ अफ्रीका का। पहले भी संविधान था लेकिन वो किसके फेवर का था? 1990s में पूरी दुनिया को पता चला कि एक काला आदमी दुनिया के एक बहुत ताकतवर और बड़े देश पर, जो कि देखा जाए तो जहां सोने और हीरे की खदानें हैं, वहां राज कर रहा है। और इस तरह से नेल्सन मंडेला की एक फेमस बुक भी है। क्या नाम है उसका? कई बार एग्जाम में आती है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बुक यहाँ लिख लो बेशक, बहुत बार पूछते हैं। अ लॉन्ग वॉक, एक लंबी यात्रा टू फ्रीडम। एक मूवी बनी हुई है इसके ऊपर, अगर कभी तुम्हें टाइम लगे तो तुम उस मूवी को देखना, बहुत अच्छी मूवी है, सारी कहानी समझ में आएगी। उसकी भाषा तो अफ्रीकन है लेकिन उसमें नीचे टाइटल्स इंग्लिश में लिखे आते हैं। मैंने देखी है, बहुत बढ़िया, समझने लायक और देखने लायक मूवी है, ये देख लेना। यही नाम है उस मूवी का भी, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये ऑटोबायोग्राफी है, अपनी खुद की कहानी। किसने लिखी है ये? नेल्सन मंडेला, जिसको हमने कौन सा प्राइज दिया था? हमने दिया था भारत रत्न। विदेशी है लेकिन हमने भारत रत्न दिया। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।